5 साल की हुई थी तभी मेरे पापा मेरी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर लिया था। मैं इकलौती बेटी थी लेकिन बिल्कुल बदकिस्मत थी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल काली थी। मुझे अकेली को भी लाड प्यार न मिल सका। अक्सर इकलौते बच्चे को लाड प्यार मिलता है। मैंने होश संभाला ही माँ को यूं ही अपने और मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम दादा दादी के घर में ही रह गए थे और उनके रहमो करम पर पल रहे थे, जो कि उनको देखकर मेरी दादी बहुत चिढ़ा करती थी क्योंकि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरे शहर चले गए थे। हमें दादा दादी के रहमो करम पर छोड़ गए थे, जो कि वे लोग मुझे इतना प्यार भी नहीं करते थे, ना ही मेरी माँ को देखना चाहते थे। सिर्फ मेरी माँ काम करती तो हमें 2 टाइम का रोटी मिल जाता था। मेरी दादी और बुआ से माँ का बहुत झगड़ा होता था। मेरी माँ बंगले पर काम करके वापस आने के बाद दादी के घर का सारा काम भी करती थी। फिर भी वे लोग खुश ना होते थे। दादी और बुआ सब कुछ देखते रहते थे मगर मेरी माँ के लिए कुछ भी ना करते थे। शायद वे दोनों भी मेरी माँ को और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा मेरी माँ अपनी पुरानी फ़ोटो को देखते हुए हमेशा उदास हो जाया करती थीं और घंटों अपने बहन भाइयों को याद करके रोती रहती। एक दिन मेरी दादी और बुआ ने मेरी माँ को घर से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया था। हम दोनों माँ बेटी रोते रोते अपने मामा मामी के घर आ गए। यहाँ भी ये लोग हमें देखकर खुश नहीं हुए क्योंकि मेरे नाना नानी भी इस दुनिया में नहीं थे। मामी भी थे, मामा भी थे। वे लोग हमें इतना पसंद नहीं करते थे। थोड़ा बहुत मामा अपने दिल में हमारे लिए जगह रखते थे और हमें उन्होंने अपने घर में जगह दे दी थी। वहाँ भी हम दोनों माँ बेटी का नौकरों वाला हाल था। काम करते तो खाना मिल सकता था। मेरी एक और मौसी भी थी मगर हम उन्हें कभी नहीं मिले थे। माँ बताती थी कि वह बाहर देश में चली गई हैं, लेकिन हमेशा मौसी के बारे में बुरी बातें करती रहती और कहती कि उन्होंने अपनी पसंद से भागकर शादी की थी, इसलिए उनके यहाँ पहले ही बार में औलाद पर उन्हें सज़ा मिल गई थी। मेरी मौसी का बेटा एक हिजड़ा पैदा हुआ था और वह भी अपने माँ बाप के साथ बाहर विदेश रहता था। मैं कभी कभी सोचती थी अगर वही बेटा उनका इस देश में पैदा हुआ होता तो क्या इतनी आसानी से माँ बाप के साथ रह लेता। इसका जवाब सिर्फ ये नहीं था कि उसकी परवरिश माँ बाप करते बल्कि हिजड़ों के गिरोह में हुई होती। ये सब हालत देखते हुए मैं बड़ी जवान हो गई थी। मेरी कद काठी और रंग रूप गजब का सुंदर था। मेरी खूबसूरती से हर कोई दिल लगाना चाहता था। दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वे दोनों मुझसे बहुत जला करती थीं। मामी का भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अक्सर मामी मेरे माँ को कहती कि बेटी पर नज़र रखो, कहीं ये भी अपने बाप और बुआ के नक्शे कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से अफसोस हो जाता था, न जाने क्यों। वे हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत दिल में रखती थीं, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते थे। एक दिन मेरी जन्मदिन पर मामी की दोनों लड़कियां मुझसे कहने लगी, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से परमिशन ले लो। लेकिन ये बात हमने अपने घर में किसी को नहीं बताना, तुम भी ना बताना। मैं घूमने फिरने की शौकीन थी। मैं उनकी बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि ट्यूशन वाली दीदी से मुझे कुछ सवाल पूछकर आना है, कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा था। माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से बहुत फिक्र में रहती थी, इसलिए मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरे मामा की दोनों बेटियां भी आ गई। वह मुझे एक बड़े से होटल में ले आईं और कहा कि तुम्हें भी अच्छे खाने अच्छे ज़िंदगी बिताने का हक है, इसलिए आज अपनी जन्मदिन पर एंजॉय करोगी। दोनों मुझे एक बेंच पर बिठाकर और ये कहकर वहाँ से चली गई। वह खाने का कहकर अभी आ रही हैं। मुझे वहाँ अकेले डर लग रहा था और माँ से झूठ बोलकर गई थी। फिर अफसोस भी हुआ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर की बात है, फिर तो घर ही चले जाना है। अभी ये सब होते हुए कुछ ही देर बीते थे कि वहाँ एक लड़का आकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा। मैं बहुत डर गई थी और इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। अपने मामा की बेटियों को ढूंढने लगी, जो कि मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। मुझसे अब ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो पा रहा था। मैं जल्दी जल्दी से खुद ही उठकर घर की तरफ निकल आई थी, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मामा की दोनों बेटियाँ तो घर पर वापस आ चुकी थी और आंगन में बैठी थीं, जबकि उस आंगन के बीचों बीच मेरी माँ बैठी अपना सर पीट रही थी और मामी ने चीख चीख कर घर के दीवारों को हिला दिए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर
मुझ पर जेल की कैदी की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं ना समझी से बार बार पूछती रही कि मुझे मेरी गलती तो बताओ, क्या हुआ है। इस सारे तमाशे में मामा चुप बैठे थे, मुझे मार खाता देख रहे थे। मुझे अपनी माँ की हस्ती पर बहुत सदमा पहुंचा। अपनी बेटी को ऐसे किसी के भी हाथों रुसवा होते देख रही थी। आखिर मामा को ही मुझ पर रहम आया और उन्होंने मुझे मामी के चुंगल से आज़ाद दिलवा दिया और मुझसे पूछा कि मैं अकेले कहाँ गई थी। तो मैंने झट से कह दिया, मामा मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वह दोनों साफ मुकर गई थी। तो मैंने रोते हुए कहा, ये लोग झूठ बोल रही हैं। ये एक बार फिर मामी मुझ पर हमला किया और कहा कि मैं उसकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा, मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी जबकि हम तीनों साथ गई थी। तो फिर मेरे मामी की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने कर दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून खौल कर रह गया। मैं थर थर काँपने लगी। वहाँ ऐसे लड़के के साथ मेरी तस्वीर बनाई गई थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था। मेरी दोनों कजनों ने बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर उसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब तो मेरी मामी ने हम माँ बेटी पर बहुत अत्याचार और जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। मामा भी एक शब्द नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी, बल्कि मामी ने हमें अपने घर से निकल जाने को कह दिया। कब से मम्मी चुप बैठी थी, अपने लब सी लिए थे, बिल्कुल कसाई बन गई थी। इतना कहा, चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने अपने मम्मी के पैर पकड़ लिए और कहा, सब मेरी वजह से हुआ है। वह मुझे किसी यतीम खाने पर छोड़कर आ जाएं और खुद को इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो। मगर माँ ने मेरी एक ना सुनी और हम मामा का घर छोड़कर आ गए। माँ मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम न जाने कहाँ जा रहे थे। कोई नामालूम जगह थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था और 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठ गए। काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। पूरे रास्ते मेरी माँ ने कोई भी मुझसे बात नहीं की, बस सफ़र में चुपचाप सी रही। मुझे अफसोस था मेरी मम्मी मुझ पर यकीन ही नहीं करती। एक बड़े से गेट पर आकर रुके। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें खुल गई। मम्मी ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम दोनों माँ बेटी घर के अंदर चले गए। ये घर तो बाहर से भी ज़्यादा खूबसूरत था और आलीशान था। नौकर चाकर थे। एक नौकर हमें अंदर तक पहुंचाकर वापस लौट गया। हम आराम से सोफे पर बैठकर कुछ देर बाद एक औरत कमरे में आई। उन्होंने बहुत महंगा कपड़ा पहना हुआ था। मेरी मम्मी ने जो इतने दिन से चुप्पी का ताला लगा रखा था, वह जल्दी से उस औरत से हंसकर मिलने लगी और दोनों आपस में यूं मिले जैसे बहुत दिन पहले से उनकी दोस्ती है। मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी बेटी है। वे औरत जल्दी से अब पहले मेरी तरफ लपकी और मुझे गले से लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी मौसी और अपने शहर वापस आ गई है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई और साथ ही ये सोच भी आ गई, मम्मी को मौसी का कैसे पता चल गया। क्या दोनों बहनें आपस में बातें करती थी? मैं भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी मौसी से खुशी दिल से मिल रही थी और बातें कर रही थी। मुझे मौसी के बेटे को देखने का बहुत शौक हो रहा था, जिसे सब हिजड़ा कहते थे, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ देर बाद हमने अपनी जिंदगी का पहला दिन वहां बिताया और खाना खाया। हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया गया जहां हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम बिस्तर पर सोते ही सब कुछ भूल गई थी और चैन की नींद सो गई। मगर उस रात आधी रात को माँ ने मुझे जगाया और कुछ ऐसा कहा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी ने मुझसे कहा वह जल्दी से मेरी शादी मौसी के बेटे से करना चाहती हैं क्योंकि मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह ऐसा नहीं करे, मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैं झूठ बोलकर घर से बाहर गई थी, लेकिन मेरा किसी लड़के के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। मामा की बेटियाँ तो झूठ बोल रही थी, लेकिन मम्मी ने मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने भी अपना पैतरा बदल कर कह दिया, आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है और आप भी तो मौसी से मिलती रही हैं। तो मम्मी ने मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे यूं लग रहा था ये मेरी माँ ही नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, ये किसी और के कंट्रोल में है। मैंने अपने माँ से कहा, आपने मेरी शादी करना है तो कर दो, मगर मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ और इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। अपने भाई और उनकी झूठी मक्कारियों को और उनकी बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ नहीं उठाओ। फिर मेरी मम्मी ने मेरे सामने एक शर्त रख दी, मेरे सर पर आसमान गिरा दिया और कहा,
अगर मैं मौसी के बेटे से शादी कर लूँगी वह मुझे माफ़ कर देंगी। बात तो ये थी कि वह एक हिजड़ा था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैं जल्दी मम्मी की बातों से मना कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा अगर ये इल्ज़ाम ना भी लगा होता तो भी मुझे मौसी के बेटे से ही शादी करने वाली थी। अगर मेरे दिल में माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो मुझे ये शादी करनी होगी। मुझे अपनी मम्मी की ऐसी लालची बातों पर बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन उसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं मान गई। अगले दिन मम्मी ने मौसी को भी ये खबर सुना दी कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ। मौसी भी खुश हो गई। अब मेरे सदके वारी जाने लगी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। इधर दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही देर बाद मम्मी और मौसी उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी ज्यादा देर वहां नहीं रही। उठकर मौसी के लड़के को ढूंढने लगी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज आ गई थी। मैंने दरवाजे पर से हल्का सा झांक कर देखा तो मौसी मम्मी को नोटों से भरी हुई गड्डियां थमा रही थी, जिन्हें लेकर मम्मी का चेहरा बिल्कुल खुशी से खिल गया था। मुझे अब समझ आ गई थी, मौसी ने मम्मी को पैसों का लालच देकर अपने हिजड़े बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ ऐसे धोखेबाजी की थी। मैं वहीं से चुपचाप लौट आई थी। जब मम्मी मेरे पास आई तो मैं भी अपनी मम्मी को देखकर मुंह बिगाड़ लिया था और कहा कि मैं उसका लालच देख चुकी हूँ। मेरी माँ मेरा सौदा कर चुकी थी। तब मम्मी ने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए थे कि तुम्हारी मौसी ने मेरा ही मंगेतर को लेकर भाग गई थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और कर दी और तेरा बाप भी तो मुझे छोड़कर भाग गया था। उसने भी तो दूसरी शादी कर ली थी और अब हमारे पास क्या है? उन पैसों से हम अच्छी घर खरीदेंगे जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी करने के बाद अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना। ये सारा कुछ अपने नाम करवा लेना, बाद में जहाँ चाहे पसंद से शादी करना। मुझे मम्मी की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कह दिया था, माँ धोखे तो आप दे सकती हैं, मैं नहीं। माँ ने भी जवाब दिया, इस दुनिया में भी हमारे साथ धोखे पर धोखे अपने ही लोगों ने किया है, बदले में हम भी उन्हें वापस लौटा रहे हैं। पहले तुम्हारी मौसी ने मुझे धोखा दिया, मेरे मंगेतर के साथ भागकर शादी कर ली। फिर तुम्हारे बाप ने भी यही किया। बाद में एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा बनकर साथ ना दिया। अब जिंदगी हमें सुनहरी मौका दे रही है तो उससे भी गुनाह और सवाब के चक्कर में गंवा बैठूं। मैंने माँ से कहा, मानती हूँ आपके साथ सबने गलत किया, लेकिन आप जो कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन मम्मी मेरी कोई बात भी सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। उसी रात माँ मुझे वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई थी। सुबह उठने पर मौसी का रवैया भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने भी मेरी कीमत अदा कर चुकी थी। अब मैं एक तरफ से उनकी नौकरानी बन गई थी। मौसी ने मुझे कहा कि वह आज ही मेरी शादी अपने बेटे हिजड़े से कर रही हैं। इसके लिए मैं दिल से राजी नहीं थी, मगर मम्मी की लालच ने मुझे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। उसी दिन मेरी शादी अपने मौसी के बेटे से हो गया था और हम दोनों की शादी में कोई रिश्तेदार शामिल नहीं था। और पता नहीं मम्मी भी कहाँ चली गई थी। मुझे मम्मी के लालच पर दिल से मलाल था। निकाह के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी नहीं आई थी। मगर अब तो इसी कमरे में न जाने कब तक कैदियों जैसी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मुझे अपनी मौसी की लालच पर बहुत गुस्सा आया था, जिसने अब तक मुझे अपने पति को देखने भी नहीं दिया था। न जाने उसके पीछे मौसी का क्या राज था। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही कोई भरी आवाज़ के साथ गला खांसने की आवाज़ आई और आगे बढ़ा। मैं अपने बेड पर सिमट सी गई और एक चोर सी निगाहों से उस आदमी पर नज़र डाली। मेरी निगाहें पलटने में बिल्कुल मैं सुन्न होकर रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में आने वाला आदमी बहुत खूबसूरत था और कहीं से भी वह हिजड़ा नहीं लग रहा था। मगर हकीकत तो ये थी कि वह कोई बुरा आदमी नहीं था। वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत आदमी मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी सारी बातें मुझे एकदम आदमियों वाली अंदाज में की थी और मुझे सलाम भी किया था और हालचाल पूछा। उस टाइम में अपने कांपते हुए आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस टाइम में हैरत के समुंदर में गोते पर गोते लगा रही थी। मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई का कीमती तोहफा भी दिया था और मुझे खूबसूरत शब्दों में स्वीकार किया था। मैं भी खुश हो गई थी और मेरा डर भी जाता रहा।
उसके बाद सारी रात प्यार मोहब्बत की बातें हुई थीं। अब तो मुझे उम्मीद हो गया था कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मौसी मेरे कमरे में आ चुकी थीं और मैं हैरान रह गई थी जब मौसी के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे पल्लू में दस्तक हुई। डर से चीखें मारकर दूसरी तरफ होली आने वाला लड़का अंदाज में हूबहू किसी हिजड़े जैसा ही था, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा, मौसी कौन है ये? तो मौसी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए बम फोड़ा कि यही तो तेरा पति है, और ये रात अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और देर से घर वापस आया तो वह दूसरे कमरे में सो गया। मैं कभी अपने पति को देखती, कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाहा अभी जमीन फटे मैं उसमें समा जाऊं, यहाँ से भागकर कहीं छुप जाऊं। मैं चाहते हुए भी मौसी को मैंने कुछ भी नहीं बताया कि रात मेरे कमरे में कोई और था। तकदीर मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर चुकी है। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक किया। अपने पति को देखा, जो कहीं से भी आदमी नहीं लग रहा था। जो रात मेरे कमरे में आया था वह तो अपने अंदाज और तौर तरीके से पूरा आदमी था। उसके साथ मैं कैसे जिंदगी बिता सकती थी, मगर मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मेरे पति को मेरी रत्ती भर परवाह नहीं था। वह अपने ही दुनिया में गुम रहता था, मुझसे कम ही बात करता था। मैं भी शुक्र अदा करती रहती वह मुझसे कम घुले मिले और मैं अपनी अलग दुनिया में बिजी रहा करती थी। कुछ ही दिन बाद मेरे पति ने वापस दूसरे देश जाने का फैसला किया। मुझे ये सुनकर खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसका मेरी नज़रों से दूर चले जाना ही अच्छा था। मेरे पति के जाते ही इतना बड़ा घर खाली हो गया। अब मैं और मेरी मौसी इस घर में अकेले थे। धीरे धीरे मौसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मैं रोज़ नए नए पकवान बनाती, मौसी को खुश करती। मैं मौसी के साथ बाहर भी जाने लगी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी कमी नहीं थी सिवाय उस प्यार की, एक हमसफ़र की। मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं अभी भी लड़की थी। मुझे कभी कभी उस आदमी की बहुत याद आती थी जो शादी की पहली रात कमरे में आया था, मगर उसके बाद दोबारा नहीं दिखाई दिया। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि उसका क्या मकसद था, वह कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की बहुत फिक्र सता रही थी, जिसने कभी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मौसी इकट्ठे बाजार गए। वापस पर हम बाहर खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक से उसी लड़के पर पड़ गई जो उस टाइम मेरे पास आकर बैठा था जब मैंने अपने मामा की बेटियों के साथ होटल आई थी। वही आदमी तो उन सब बातों का जिम्मेदार था जो मेरे साथ हो रहा था। मैं तेजी से उस लड़के की तरफ बढ़ी। वह भी पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा, जिस दिन मेरे पास आकर बैठा था उसका क्या मकसद था? वह लड़का कुछ पल तक चुप रहा और फिर उसने सब कुछ बता दिया कि उसे मेरे मामा की बेटियों ने ऐसा करने को कहा था। मुझे उस टाइम अपनी माँ की बहुत याद आई कि काश माँ भी यहाँ होती और मेरे बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती। कैसे उनके अपनों ने मुझे नज़रों से गिराने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था, मगर माँ को भी तो कुछ ना कह सकती थी, क्योंकि उसकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंध गई थी। जब हम वापस आए कुछ ही देर बाद मौसी घबराई हुई मेरे पास आई। उनकी घबराई हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का निशाना बताने लगा। मौसी ने बताया कि माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वे अस्पताल में हैं। मुझे अभी खबर आई है। मैं माँ की बीमारी का सुनकर परेशान हो गई। जल्दी माँ के पास पहुँची, जहाँ उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, लेकिन उस इरादे में मैं नहीं थी। अपनी माँ से कहा था कि मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। माँ अपनी दोनों टांगों से लाचार हो गई थी। माँ को मैं अपने पास ले आई और दिन रात उनकी सेवा की। साथ ही उस मुश्किल टाइम में मेरी मौसी ने भी मेरा पूरा साथ दिया था। एक रात मम्मी के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले हिस्से में आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए और जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं उस साइड में हो गई और मैंने देखा कि वहाँ मौसी के साथ दूसरा कोई और है, जिसे मौसी बड़ी राजदारी से बातें कर रही थी। मैं वहाँ से पलट आई, मगर अब मुझे मौसी पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था अब कोई नया खेल खेला जा रहा है। अगले रोज़ मौसी पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी और फिर उसी जगह पर आधी रात को मौसी को जाते हुए देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई, जहाँ मेरी मौसी उस आदमी के साथ खड़ी बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। तो मौसी उसे पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखे दे रही थी, जबकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा और दिन रात उनकी सेवा की। मैं अगले दिन सारी बात अपनी माँ को बताई। मम्मी इस सारे मामले को पहले से जानती थी।
मैंने माँ को जताया कि तुम्हारे लालच में हमें इस हालत में लाकर फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़िंदगी में तुम्हारे अपनों ने तुम्हें इसलिए इतने धोखे दिए क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट थी, मगर मेरी नीयत खराब नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगी। अगले रोज़ मैं उस जगह पर मौसी से पहले पहुँच गई थी और उस जगह छुप गई। जैसे ही वो आदमी दीवार फलांग कर आया तो मैं उसके सामने निकल आई थी। मुझे देखकर वह एक पल के लिए बिल्कुल सपाट रह गया था। मैंने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो उसने मुझे बड़े तसल्ली के अंदाज में जवाब दिया कि वह मेरी मौसी का नौकर है। मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया था क्योंकि मौसी का एक ही बेटा था जो हिजड़ा था और मुझ बदनसीब का पति था। मैं भी उससे सच्चाई पूछने ही वाली थी, पीछे से मुझे मौसी की आवाज़ सुनाई दी। मौसी ने बड़े तसल्ली शब्दों में कहा था कि ये तो मेरा नौकर है। उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर मेरी मौसी ने मुझे एक एक करके सारी बात बताई। वह सच बताई। उन्होंने बताया कि मैं तो अपने हिजड़े बेटे को विदेश भेज दिया ताकि उसके हिजड़ेपन को मैं छुपा सकूं, और उसकी जगह पर मैंने अपने नौकर को खरीद लिया ताकि इस नौकर से तुम्हारा एक बच्चा हो जाए तो मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा। जब इस लड़के को मैंने खरीदना चाहा तो उसने बोला कि मैं यतीम हूँ, आप चाहो तो आप अपना बेटा बना सकती हो। मैंने उस दिन निकाह अपने हिजड़े बेटे से तुम्हारी नहीं पढ़वाई थी, वैसे यही तुम्हारा असली पति है। फिर मेरी मौसी ने अपने बारे में सब कुछ बताया। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले मौसी की शादी से खिलाफ थे क्योंकि मौसी का पति मेरी माँ का मंगेतर था, मगर उन्हें मौसी पसंद आ गई। शादी के बाद मेरा पहला बच्चा हिजड़ा पैदा हुआ। उसके बाद मैंने कोई बच्चा नहीं किया क्योंकि मैं समझ गई थी मैंने किसी का दिल दुखाया है, इसलिए ये सब मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं अपने बेटे और पति को लेकर विदेश चली गई और वहाँ पर उसे पढ़ाया लिखाया, पर मुझे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ था। तो मैंने इस नौकर को खरीद कर तुम्हें अपनाना चाहा क्योंकि तुम एक मासूम लड़की थी और तुमने बहुत दुख झेले थे। इसलिए मैं अपने बेटे के भविष्य से घबराकर मौसी और उनके पति ने विदेश से वापस आने का फैसला किया, मगर मौसी ने हमेशा दिल बड़ा रखा और माँ से बात करती रही, जबकि मेरी माँ बदले के आग में जल रही थी। सिर्फ माँ को इस सच्चाई का पता था मौसी का बेटा हिजड़ा है, पर मेरी माँ भी अपनी बहन के वंश को आगे बढ़ाना चाहती थी और बदला भी लेना चाहती थी। वह सोचती थी कि शादी तो मैं अपने बहन के हिजड़े बेटे से ही करूंगी और उसके बाद उनकी दौलत को पूरी हड़प कर अपनी बेटी की मैं दूसरी शादी कर दूंगी ताकि उनका बदला पूरा हो जाएगा। मौसी सड़क पर आ जाएगी और दर दर की ठोकरें खाएंगी, जैसे हम दोनों माँ बेटी ने बचपन से लेकर जवानी तक खाई थी। इसलिए कुछ साल बाद उन्होंने मेरा रिश्ता मौसी के बेटे को देने के लिए मान गई थी, मगर मेरी मौसी के नौकर ने माँ से कहा कि मैं किसी भी लालची लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसलिए मौसी ने मेरा इम्तिहान लेने के खातिर शादी की पहली रात के बाद अपने नौकर को सामने नहीं लाई, अपने हिजड़े बेटे को लेकर आई। कुछ टाइम तक तो मेरा जांच करती रही और मेरा इम्तिहान में कामयाबी हुई थी क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मौसी की दौलत पर नज़र नहीं रखी और ना ही उनके दौलत का लालच मेरे दिल में था। मेरे मौसी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैं भी अपनी माँ की तरफ से मौसी से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने हकीकत के पति के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमेशा हमारी जोड़ी के सराहने करती है। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, मगर मुझे खुशी है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने का और गुनाह की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।